दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग यहाँ पर BLS ई सर्विसेज लिमिटेड के IPO के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों हम लोग यहाँ पर डिटेल में एनालिसिस करने वाले इस कंपनी का। मैं आप लोगों को कंपनी के फाइनेंशियल फंडामेंटल भी समझाऊंगा। साथ ही साथ दोस्तों इस वीडियो के एंड के अंदर मैं मेरा पर्सनल ओपिनियन भी दूंगा कि क्या आपको ये IPO अप्लाई करना चाहिए या तो फिर आपको इसे अवॉइड करना चाहिए। और अगर दोस्तों आप लोग इस IPO को अप्लाई करते हो तो क्या सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग इन पाने के लिए इसे अप्लाई करना चाहिए या तो फिर लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट के लिए इसे अप्लाई करना चाहिए। तो दोस्तों इस तरीके से मैं आपके सारे के सारे डाउट्स यहाँ पर क्लियर कर दूंगा। फिलहाल मैं आ चुका हूँ यहाँ पर कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। आप लोग देख सकते हो यहाँ पर कंपनी का नाम है BLS ई सर्विसेज लिमिटेड। और अगर मैं आपको यहाँ पर समझाऊँ तो भाई इन लोगों के जो क्लाइंट है, इन लोगों का जिस तरीके का बिजनेस है उसके अंदर यहाँ पर ऑल काइंड ऑफ रिचार्ज आता है, यहाँ पर इंश्योरेंस आ जाता है, यहाँ पर ई लर्निंग BLS एजुकेशन आ जाता है, वीडियो कंसल्टेंसी या मेडिसिन आ जाता है। साथ साथ यहाँ पर अमेजॉन का ई-कॉमर्स आ जाता है, फ्लिपकार्ट का ई-कॉमर्स आ जाता है। और दोस्तों आप लोग यहाँ पर लिस्ट के अंदर देख सकते हो कि IRCTC, यहाँ पर इस तरीके की काफ़ी सारी बड़ी बड़ी कंपनियाँ जैसे कि यहाँ पर ट्रैवल टिकट्स का हो गया, पान कार्ड सर्विसेज हो गया। तो इस तरीके का सारा डिजिटल काम ये जो कंपनी है वो यहाँ पर करती है। आप लोग यहाँ पर इसकी वेबसाइट के ऊपर जाकर डिटेल में रीडिंग कर सकते हो। प्लस इन लोगों के क्लाइंट लिस्ट के अंदर काफ़ी सारी बड़ी बड़ी कंपनियाँ भी यहाँ पर आ जाती है। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ हमें देखने को मिल रही है। तो आप इन लोगों की वेबसाइट के ऊपर जाकर डिटेल में स्टडी कर सकते हो। काफ़ी सारे जो बैंक्स हैं उन लोगों को भी ये सर्विसेज देते हैं। तो इन लोगों का जो बिजनेस है वो हमें काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग देखने को मिल रहा है। और दोस्तों आपकी वीडियो के अंदर आगे एक्साइटमेंट बढ़े उसके लिए मैं आपको एक बार इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम भी समझा देता हूँ। तो आप लोग देख सकते हो कि भाई यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ 145 रुपीज़ का यहाँ पर कुछ ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है, कुछ 107% की लिस्टिंग इनकी एक्सपेक्टेशन बन रही है। मतलब कि दोस्तों अगर आप रिटेल कैटेगरी के अंदर आप एक लॉट के लिए अप्लाई करते हो, 15,000 रुपीज़ इन्वेस्ट करते हो और अगर आपका IPO लग जाता है, मतलब कि यहाँ पर आपको सीधे के सीधे दूसरे 15,000 रुपीज़ का यहाँ पर प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये एक समझने वाली बात हो जाती है कि भाई 100% जितनी लिस्टिंग इनकी एक्सपेक्टेशन है, मतलब कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट यहाँ पर हो सकता है। तो दोस्तों अब हम लोग यहाँ पर सीधे ही बात कर लेते हैं यहाँ पर IPO के इंपॉर्टेंट डेट्स और डिटेल की। IPO 30 जनवरी के दिन कल ओपन होगा, वहीं 1 फरवरी के दिन ये IPO यहाँ पर क्लोज हो जाएगा। अगर मैं बात करूँ प्राइस बैंड की, 129 रुपीज़ से लेकर 135 रुपीज़ का प्राइस बैंड रहेगा। रिटेल कैटेगरी के अंदर जनरली दोस्तों हमें कट ऑफ प्राइस सिलेक्ट करने का रहता है, वहीं HNI कैटेगरी के अंदर हमारे लिए जो 135 रुपीज़ का टॉप का प्राइस है वहीं सिलेक्ट करने का यहाँ पर रहता है। अगर मैं बात करूँ लॉट साइज़ की तो 108 शेयर्स का यहाँ पर एक लॉट रहेगा। वहीं दोस्तों अगर मैं बात करूँ टोटल इशू की तो 310 करोड़ का टोटल इशू है। और अच्छी बात ये है कि भाई जितना का जितना इशू है वो सारा का सारा यहाँ पर फ्रेश इशू है। तो एक काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ यहाँ पर हो जाती है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर कैटेगरी वाइज लॉट साइज़ की और इन्वेस्टमेंट अमाउंट की, तो रिटेल कैटेगरी के अंदर मिनिमम आप एक लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हो, जहाँ पर जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो यहाँ पर 14,580 रुपीज़ की हो जाएगी। और दोस्तों किसी भी कैटेगरी के अंदर उसका जो मिनिमम लॉट साइज़ है उसके अलावा एक्स्ट्रा लॉट के लिए अप्लाई करने का कोई भी मतलब नहीं है। क्योंकि कंपनी अच्छी है, यहाँ पर अच्छी खासा लिस्टिंग इनकी एक्सपेक्टेशन बन रही है। प्लस अगर हर किसी कैटेगरी के अंदर अच्छा खासा सब्सक्रिप्शन आता है तो आपको यहाँ पर किसी भी कैटेगरी के अंदर मिनिमम लॉट साइज़ के लिए एक्स्ट्रा लॉट के लिए अप्लाई करने का कोई भी मतलब नहीं बनता। अगर मैं बात करूँ HNI की स्मॉल कैटेगरी की तो आपको मिनिमम 14 लॉट्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जहाँ पर जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो यहाँ पर 2,04,000 रुपीज़ की हो जाएगी। वहीं HNI की बिग कैटेगरी के अंदर आपको मिनिमम 69 लॉट्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जहाँ पर जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो यहाँ पर 10,06,000 रुपीज़ की हो जाएगी। तो दोस्तों अब मैं आपको यहाँ पर प्रमोटर होल्डिंग भी समझा देता हूँ। IPO से पहले कंपनी के प्रमोटर के पास में ऑलमोस्ट 93% स्टेक था और IPO के बाद में कितना स्टेक होगा वो यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया है। अगर दोस्त मैं आपको यहाँ पर कंपनी के फाइनेंशियल्स समझाऊँ तो आपको यहाँ पर इसके ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि कंपनी के फाइनेंशियल्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। अगर मैं बात करूँ एसेट की, 2021 के अंदर कंपनी के पास में कुछ 40 करोड़ के एसेट्स थे, जो कि बढ़ते बढ़ते आज की तारीख के अंदर 213 करोड़ के हो गए। तो नो डाउट ईयर ऑन ईयर एसेट की ग्रोथ भी अच्छी है, प्लस कंपनी के पास में अच्छे खासे एसेट्स हैं। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ यहाँ पर हो जाती है। अगर मैं बात करूँ रेवेन्यू की तो ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू के अंदर भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ है। वहीं दोस्तों अगर मैं बात करूँ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि 2021 के अंदर कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 3 करोड़ का था, जो कि बढ़कर 2022 के अंदर 5 करोड़ का हो गया। फिर 2023 वाले फाइनेंशियल ईयर के अंदर वो 20 करोड़ का हो गया। तो ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट की ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। प्लस जैसे ही यहाँ पर मार्च के अंदर फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ तो वहाँ से लेकर सितंबर के बीच के अंदर भी कंपनी ने 14 करोड़ का यहाँ पर प्रॉफिट बुक करा है। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ हमें देखने को मिल रही है। वहीं दोस्तों अगर मैं बात करूँ नेटवर्थ की तो ईयर ऑन ईयर नेटवर्थ के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी ग्रोथ हुई है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ जो है वो यहाँ पर कम हो गई है और वो है बोरोइंग। और दोस्तों बोरोइंग का कम होना काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ है, क्योंकि 2021 के अंदर कंपनी के ऊपर कुछ 11 करोड़ का डेट या तो फिर आप बोरोइंग बोल सकते हो वो था, जो कि घटकर 2022 के अंदर यहाँ पर कुछ 8 करोड़ का हो गया। और आज की तारीख के अंदर यहाँ पर कंपनी के ऊपर जीरो बोरोइंग है, कंपनी के ऊपर कोई भी कर्जा नहीं है, कोई भी डेट नहीं है, कोई भी चिंता नहीं है। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ यहाँ पर हो जाती है। अगर दोस्तों मैं बात करूँ यहाँ पर की परफॉर्मेंस इंडिकेटर की या तो फिर की मेट्रिक्स की, तो यहाँ पर कुछ 33% का ROE बन रहा है, जो कि अच्छा सा हो जाता है। वहीं जो कंपनी का ROC यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है वो हमें 30% का देखने को मिल रहा है। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाता है कि भाई साहब ये लोग जो पैसा अपने धंधे के अंदर लगा रहे हैं उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन रिटर्न लाकर दे रहे हैं। वहीं जो कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो हमें 0.05 का देखने को मिल रहा है। तो अगेन ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाता है। लेकिन अब कुछ लोग बोलेंगे कि भाई यहाँ पर जो बोरोइंग थी वो 0 की दिखा रही थी, यहाँ पर 0 करोड़ की बोरोइंग दिखा रहा था और यहाँ पर एक्चुअली के अंदर डेट टू इक्विटी रेशियो 0.05 का है, मतलब कंपनी के ऊपर थोड़ी बहुत ही सही लेकिन डेट होगा।
तो दोस्तों क्या होता है कि यहाँ पर कुछ टेक्निकल इशू हो जाते हैं या कई बार जो डेटा वगैरह होता है तो उसके अंदर कुछ एरर होता है, या तो फिर अगर यहाँ पर जो कंपनी का बोरोइंग है, कंपनी का जो डेट है अगर वो लैक्स के अंदर, मतलब कि कंपनी के ऊपर कुछ 50 लाख 60 लाख या 80-90 लाख का यहाँ पर डेट है, तो शायद ऐसा भी हो सकता है कि उतने कम डेट को यहाँ पर मेंशन ना किया गया हो। लेकिन अच्छी बात ये है कि कंपनी के ऊपर काफ़ी कम डेट है और डेट टू इक्विटी रेशियो भी काफ़ी ज़्यादा कम है, तो एक अच्छी चीज़ यहाँ पर हो जाती है। अगर हम लोग बात करें रिटर्न ऑन नेटवर्थ की, 16% की कंपनी की रिटर्न ऑन नेटवर्थ है, तो ये भी ठीक ठाक सी देखने को मिल रही है। वहीं दोस्तों अगर मैं बात करूँ यहाँ पर अर्निंग पर शेयर और पी रेशियो की, तो अगर हम लोग यहाँ पर प्री आईपीओ और पोस्ट आईपीओ को दोनों को ही अगर हम लोग समझने की कोशिश करें तो एवरेज यहाँ पर 2.5 रुपये से लेकर 3 रुपये की अर्निंग पर शेयर बन रही है और कुछ 45 से लेकर 60 के बीच का पी रेशियो बन रहा है। तो मतलब कि अगर हम लोग यहाँ पर 50 का भी पी रेशियो मानकर चलते हैं, और अगर मैं आपको यहाँ पर पीयर कंपैरिजन के जरिए इसकी वैल्यूएशन को एक बार और अच्छे तरीके से समझा दूँ तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, एक मिनट ये थोड़ा सा लोडिंग हो रहा है, हाँ, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर पीयर कंपैरिजन के लिए दूसरी कंपनी दी गई है। यहाँ पर BLS ई सर्विसेज जो है उन लोगों का पी रेशियो कुछ 44 का है, और अगर हम लोग यहाँ पर 50 का भी पी मानकर चलते हैं तो दूसरी जो कंपनी उसका पी रेशियो 56 का दिखने को मिल रहा है। मतलब कि सेक्टर के कंपेरेटिवली कंपनी अंडर वैल्यूड आ रही है, प्लस कंपनी के फाइनेंशियल फंडामेंटल भी अच्छे हैं, प्लस कंपनी के ऊपर कम डेट है, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ हो जाती है कि जो वैल्यूएशन है उसे हम लोग ऑलमोस्ट फेयर बोल सकते हैं, ओवर वैल्यूड नहीं बोल सकते और अंडर वैल्यूड भी नहीं बोल सकते। हम लोग ठीक ठाक से वैल्यूएशन के ऊपर कंपनी आई है इसी चीज़ को ऐसे मान सकते हैं यहाँ पर। लेकिन दोस्तों अगर मैं बात करें यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स ऑफ द इशू की, भाई साहब ये लोग यहाँ पर IPO लेकर क्यों आए हैं, तो भाई ये लोग अपना जो टेक्नोलॉजी का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे और अच्छे तरीके से बिल्ड करना चाह रहे हैं, साथ ही साथ अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए भी इन लोगों को पैसा चाहिए, और दूसरे तीसरी चीज़ों को इन लोगों ने मेंशन किया है। तो ओवरऑल जो IPO के पीछे का रीज़न है वो भी हमें काफ़ी ज़्यादा फेयर देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों हम लोग ने यहाँ पर डिटेल में एनालिसिस करा इस कंपनी का। अब मैं आप लोगों को यहाँ पर ग्रे मार्केट का प्रीमियम भी समझा देता हूँ। मैंने आप लोगों को आगे ही बताया था कि कुछ 145 रुपीज़ का GMP है और कुछ यहाँ पर 107% की लिस्टिंग इनकी एक्सपेक्टेशन बन रही है, और अभी भी दोस्तों यहाँ पर IPO ओपन नहीं हुआ है, उससे पहले ही इतना अच्छा खासा यहाँ पर GMP देखने को मिल रहा है, इतना अच्छा खासा यहाँ पर मतलब कि लिस्टिंग इनकी एक्सपेक्टेशन बन रही है, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ यहाँ पर हो जाती है। लेकिन दोस्तों इससे पहले कि आप अपना इन्वेस्टमेंट का यहाँ पर डिसीजन बनाएं, मैं आप लोगों को यहाँ पर मेरा पर्सनल ओपिनियन समझा देता हूँ। दोस्तों अगर आप लोग इस IPO को लिस्टिंग इनके लिए अप्लाई करने के बारे में सोच रहे हो, नो डाउट आप लोग इस IPO को अप्लाई करने के बारे में सोच सकते हो, लेकिन हो सके तब तक IPO को आखिरी दिन पर ही सब्सक्राइब करना और पहले 2 दिनों के सब्सक्रिप्शन स्टेटस को और GMP को समझने की कोशिश करना, ये भी ग्रे मार्केट के अंदर किस तरीके की डिमांड आ रही है, लोगों का इस कंपनी के अंदर कितना इंटरेस्ट है, और अगर आपको सारी चीज़ें ओके लगती है, अगर आपको लगता है कि भाई नहीं ये IPO को मुझे अप्लाई करना है, आप लोग नो डाउट इस IPO को लिस्टिंग इनके लिए अप्लाई कर सकते हो। वहीं अगर मैं बात करूँ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की, नो डाउट आप लोग इस IPO को लेकर लॉन्ग टर्म का भी विजन रख सकते हो। क्यों? क्योंकि भाई इन लोगों का बिजनेस अच्छा है, कंपनी का फाइनेंशियल फंडामेंटल अच्छा है, साथ ही साथ जिस तरीके का बिजनेस है इसके अंदर इन लोगों के जो क्लाइंट है, जिन लोगों के पास में इन लोगों को ऑर्डर वगैरह देने, वो सब भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो और इस कंपनी का इस तरीके का जिस तरीके का ये लोग ऑनलाइन बिजनेस करते हैं उसका आने वाले फ्यूचर के अंदर नो डाउट फ्यूचर है, तो लॉन्ग टर्म के लिए आप लोग इस कंपनी के बारे में सोच सकते हो। तो बस दोस्तों यही कुछ बातें थी जो मुझे इस वीडियो के अंदर रखनी थी। आई होप कि आपके सारे के सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। मैं मिलता हूं आपको ऐसे वीडियोस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।